लेक्चर नंबर 9 इन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज के लेक्चर में बात कर रहे होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इस पर एक छोटी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन आज हम क्या करेंगे, उनको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, उनके फॉर्मूले और किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं क्वेश्चन, चाहे वो CSIR नेट के लिए हो चाहे IIT JM के लिए हो। तो अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं तो लिस्ट हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने प्रॉपर्टी, इसके अंदर गेन पढ़ी है, तो गेन के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि गेन ओपन लूप के अंदर किस तरह से होता है और क्लोज लूप में गेन किस तरह से होता है। उसके बाद में हमने इसका कर्व भी देखा था, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वर्सेस गेन का कर्व भी हमने समझा है। उसके बाद में हमको देखो आज चर्चा करनी है, सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो आज हमारा रहेगा स्ल्यू रेट। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी है स्ल्यू रेट। अब ये क्या होती है, स्ल्यू रेट ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्या इफेक्ट पड़ता है आउटपुट पर स्ल्यू रेट का, वो सारी चीजें आज क्या करेंगे अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात कर रहे होंगे CMRR पर, ये है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ये क्या होता है, तो क्या इसका फॉर्मूला होता है वो देखेंगे। उसके बाद में हमारे पास में इनपुट एंड आउटपुट ऑफसेट है ना। अब इसके अंदर क्या आएंगे, एक तो वोल्टेज के लिए ऑफसेट भी आएगा और करंट के लिए भी आएगा। ठीक है, तो ये दो टॉपिक इसके अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक में ही होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर देंगे देखो स्ल्यू रेट से। तो स्ल्यू रेट देखो होती क्या है, अगर मैं सिंपल डिफाइन करना चाहूँ स्ल्यू रेट को, तो देखो एक तरीके से ये रेट है। स्ल्यू का मतलब क्या होता है, देखो कि क्या, जैसे मान लो अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ किसी ऑपरेशनल एम्पलीफायर को, तो उसका रेस्पॉन्स टाइम कितना है, यानी वो कितनी जल्दी रेस्पॉन्ड कर पा रहा है, उससे हम इसको स्ल्यू रेट को डिफाइन कर पाएंगे। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि आउटपुट के चेंज होने की मैक्सिमम जो दर होगी है ना, मैक्सिमम रेट होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, स्ल्यू रेट बोलेंगे। अब ये लैंग्वेज की फॉर्म में तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन अगर एक मैं एग्जाम्पल से इसको डिस्क्राइब करना चाहूँ तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मान लो ये मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है ना, और मैं इसको बफर ही बना लेता हूँ। मान लो ये अपने पास में नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये, और ये आपके पास में इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और फीडबैक में इस तरह से मान लो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आउटपुट से, तो ये भी आउटपुट, और यहाँ आपका क्या है, इनपुट वोल्टेज है, तो मान लो ये आपका भी इनपुट और ये आपका। ठीक है, तो हम जानते हैं सिंपली इसका आउटपुट जो होगा, ये क्या है, बफर एम्पलीफायर है, इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, इसका आउटपुट आएगा V आउटपुट बराबर V इनपुट, यानी जो इसका इनपुट होगा वही इसका आउटपुट होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको वेव फॉर्म में ड्रॉ करना चाहूँ तो फॉर्म ऐसी बनेगी, जैसे मान लो अगर मैं इसको एक स्क्वायर वेव में ले लेता हूँ, मान लो मैंने स्क्वायर वेव ले ली, ये मेरी स्क्वायर वेव है, ये मेरा टाइम, और ये मेरे एक्सिस है V इनपुट है। ठीक है, ये वोल्टेज और टाइम का इनपुट आपके पास में वोल्टेज सिग्नल। तो इसका आउटपुट हमारे पास में आना क्या चाहिए, इसका आउटपुट हमारे पास सिंपली क्या है, हमको उस फॉर्मूले से दिखाई दे रहा है कि जो इनपुट वोल्टेज होगा वही हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। यानी आउटपुट क्या आना चाहिए, सिंपली अगर मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो हमारा आउटपुट यही आना चाहिए जो आपका इनपुट है। तो सिंपली देखो यहाँ से ये बनेगा, वही एम्पलीट्यूड का आपके पास में क्या आएगा, आउटपुट आएगा। अगर मान लो ये 5 वोल्ट है, ठीक है, तो ये भी क्या बनेगा, 5 वोल्ट बनेगा, और ये भी आउटपुट होगा, है ना। तो अगर मेरा इनपुट ये है तो आउटपुट भी मेरा ये आना चाहिए। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूँ कि ये देखो यहाँ से आपका सिग्नल पास हो रहा है, अब ये देखो इसके अंदर कोई ना कोई सर्किटरी है, अब वो सर्किटरी का अपना एक टाइम पीरियड होगा, है ना, यानी इस प्रोसेस को होने में जो टाइम लगेगा वो इसका रेस्पॉन्स होगा। तो जितना जल्दी इसका रेस्पॉन्स होगा उतनी ही ज्यादा आपकी रेट होगी स्ल्यू रेट, यानी आउटपुट उतनी ही जल्दी चेंज होगा। अगर मान लो इसकी स्ल्यू रेट कुछ भी है, ठीक है, अगर मान लेता हूँ मैं कोई भी आपके पास में एक नॉन इनफाइनाइट आपके पास में स्ल्यू रेट है ना, यानी एक फाइनाइट स्ल्यू रेट है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो यहाँ आउटपुट इनपुट यहाँ तक सेम रहा, है ना, इसके बाद में यहाँ से आउटपुट 0 से 5 एक शार्पली चेंज हुआ, तो इसका मतलब यहाँ से ये भी चेंज होगा। लेकिन अगर स्ल्यू रेट मान लो कम है, उस केस में यहाँ से रिस्पॉन्ड होने में 0 से 5 पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा, इसका मतलब कर्व बनेगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो मान लो ये यहाँ तक कुछ ऐसा पहुंचा, इसके बाद में 5 रहा, अब इसके बाद में जैसे 5 से वापस 0 होगा, उस केस में वापस क्या होगा, कुछ टाइम पीरियड लगेगा, तो ये शार्पली चेंज ना होकर क्या, अगर आउटपुट कैसा आएगा, यूं आएगा। इसके बाद में फिर से इनपुट में चेंज होगा तब यूं होगा, इसके बाद आउटपुट में चेंज होगा तो यूं होगा, तो ये आपके पास में सिग्नल आएगा, है ना। तो अब देखो अगर मैं आउटपुट और इनपुट को लिखूं तो ये दोनों तो बराबर नहीं है, इसका मतलब आपका सिग्नल क्या होगा, डिस्टॉर्ट होगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डिस्टॉर्शन आ गया। अब देखो कुल मिलाकर की बात ये है कि अगर इसका रेस्पॉन्स टाइम या स्लू रेट जो है वो काफी हाई होती, उस केस में आपका आउटपुट क्या आता है, ये आता है। क्योंकि स्लू रेट क्या है कि आपका इनपुट चेंज करने पर आउटपुट के चेंज होने की जो दर होती है,
इसको अपन क्या बोलते हैं, स्लू रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 3 कर्व किसके लिए है, देखो ये आपका इनपुट है, ये आउटपुट कब आएगा, जब आपकी स्लू रेट क्या होगी, बहुत हाई होगी, है ना, हाई, या फिर आप आइडियली लोगे तो इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट के लिए जितनी जल्दी चेंज हो जाएगा उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा। तो इस केस में स्लू रेट क्या है, कम है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि स्लू रेट होती क्या है, स्लू रेट हो गई कि आउटपुट में चेंज की दर जो होगी, इसको अगर मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिखूं तो इसको देखो क्या लिखना चाहिए, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, द मैक्सिमम चेंज, द मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट वोल्टेज इज नोन एज स्लू रेट, है ना। सिंपली हम समझ गए कि स्लू रेट क्या है, आउटपुट आपका कितना शार्पली चेंज हो रहा है वही आपकी स्लू रेट कहलाएगी। अब देखो, अच्छा ऑपरेशनल एम्पलीफायर वो होगा जिसके लिए स्लू रेट क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी, है ना। अगर आइडियल लोगे तो इनफाइनाइट होनी चाहिए। तो अगर इनफाइनाइट है तो जैसा आपका इनपुट होगा, है ना, वैसे ही आपका आउटपुट होगा। या आप डिफरेंशियल एम्पलीफायर या फिर आप करोगे इंटीग्रेटर की तरह बिहेव कराओगे, उस केस में आप जो आउटपुट चाह रहे हो, है ना, वही आउटपुट आपको मिलेगा। अदरवाइज आपके आउटपुट के अंदर क्या आएगा, डिस्टॉर्शन आएगा, या फिर आप बोलोगे कि एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि कुछ ना कुछ एरर आपको दिखाई देगी, है ना, या आप जैसा सिग्नल चाह रहे हो वैसा सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपके लिए स्लू रेट क्या होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। और आइडियली ऑपरेशनल एम्पलीफायर की जो स्लू रेट होती है वो हमने पहले भी डिस्कस करी, वो कितनी होती है, इनफाइनाइट ही होती है। ठीक है, ये आपके पास में सिंपली एक डेफिनेशन हो गई इसकी स्लू रेट की। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूँ तो हमको सिंपल सा पता चल रहा है कि इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। देखो, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट, यानी चेंज क्या होगा, आउटपुट, ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, कितना जल्दी क्या हो रहा है, आउटपुट चेंज हो पा रहा है। तो इसको माइक्रो सेकंड में लिखा जाता है, क्योंकि ये जो आपके पास में वोल्टेज में चेंज आएगा, है ना, वो बहुत कम टाइम के लिए आएगा। तो ये इसकी यूनिट अपन किस फॉर्म में लिखेंगे, वोल्ट पर माइक्रो सेकंड। इसका मतलब ये है कि 1 माइक्रो सेकंड के अंदर आउटपुट वोल्टेज में कितना चेंज आ सकता है ना। अगर मान लो मैं एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर लेता हूँ, मान लो आईसी मान लो 741, ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिसकी स्लू रेट होती है 0.5 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड। इसका मतलब आउटपुट जो है वो हर एक माइक्रो सेकंड में कितना वोल्ट बढ़ेगा, 0.5 वोल्ट क्या हो सकता है, उसमें चेंज हो सकता है, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो ये इसकी स्लू रेट होगी। और अगर इसकी रेंज की बात करोगे, है ना, कि कितनी इसकी रेंज हो सकती है, तो ये लगभग 0.1 से लेकर के 1000 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड, ये इसकी रेंज होती है। इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर पाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी एप्लीकेशन के बेसिस के ऊपर हमको किस तरह से ऑपरेशनल एम्पलीफायर को काम में लेना, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमको कौन सा एम्पलीफायर काम में लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास में सिंपल एक फॉर्मेट में आपके पास में इसका फॉर्मूला तैयार हो गया। ठीक है, ये आपके पास में इसकी यूनिट होगी। अब किस हिसाब से आउटपुट चेंज होता है वो हमने देख लिया। अब देखिए, ये है कि स्लू रेट किस वजह से हमारे पास में आ रही है, यानी ये जो टाइम गैप आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, इसका रीजन भी हम जान लेते हैं। तो हमको सिंपल सा पता है कि अपना जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, है ना। तो अगर मैं इसका इंटरनल सर्किट देखूं तो हमारे पास में क्या होता है, जब आप इसका फ्रीक्वेंसी और आप इसका स्टेबिलिटी का कर्व बनाते हो, तो हम ये जानते हैं कि हाई जब फ्रीक्वेंसी होती है तो हाई फ्रीक्वेंसी पर आपका एम्पलीफायर जो होता है वो अनस्टेबल कंडीशन में होता है। तो उस केस में उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें एक कैपेसिटर कंपनसेट करते हैं ना। तो उसमें एक इंटरनली कंपनसेटेड कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर जो होता है वो जुड़ा होता है। और हम ये जानते हैं कि जब कैपेसिटर किस तरह वर्क करता है, कैपेसिटर पहले उसकी चार्ज होता है ना, उसके बाद में उसका डिस्चार्ज होता है। तो हम ये जानते हैं कि चार्जिंग में कुछ टाइम लगेगा और उसके बाद में डिस्चार्जिंग में कुछ टाइम लगेगा। तो वही जो टाइम होता है वो टाइम लेगी, तो यहाँ पर अपन को दिखाई दे रहा है आउटपुट में चेंज जो आ रहा है वो कुछ टाइम के बाद में आ रहा है। वो टाइम लेगी, हमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन जो है वो होता है आपका इंटरनली कंपनसेटेड कैपेसिटर। ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत सारे जो वेरियस डिवाइसेस जो उसके अंदर काम में आते हैं, इक्विपमेंट्स,
उनका जो रिस्पॉन्स टाइम होगा उसके कारण क्या होगा अपने पास में स्लू रेट जो होगी वो कम होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं देखो कि स्लू रेट जो होती है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। तो उसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं ताकि अपन को एक अच्छी तरीके से ये समझ में आए। एग्जांपल अपन क्या करते हैं, सिंपल केस में एक स्क्वायर वेव लेते हैं, क्योंकि अगर अब मैं दूसरी वेव लूंगा तो उसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा वो। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं स्क्वायर वेव का, तो उसके बाद में अपन क्या करेंगे, इसको स्लू रेट किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है वो देखते हैं। तो मान लो आपके पास में एक पल्स ले ली मैंने इनपुट की, और वो मेरे पास में इस तरह से है, ये मान लो आपकी एक पल्स है। ठीक है, यहाँ आपका क्या है, टाइम है, टाइम एक्सिस है, और ये आपका क्या है, वोल्टेज वाला एक्सिस है। मेरा ये बी इनपुट हो गया, और मान लो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो 10 वोल्ट है। ठीक है, ये आपके पास में एक वेव बन गई है ना, ये आपके पास में यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप मान लो इसमें जो टाइम पीरियड लग रहा है ना, जो टाइम एक्सिस पे लेके चल रहे हो, मान लो आपके पास में 20 माइक्रो सेकेंड है, या मान लो आपके पास में हाँ 20 मान लो। ठीक है, उसके बाद में ये आपके पास में 10 वोल्ट है, तो ये हाफ हाफ हो गया टाइम पीरियड, तो ये आपके पास में यहाँ से यहाँ तक का कितना हो गया, 10 माइक्रो सेकेंड, और ये भी कितना हो गया, 10 माइक्रो सेकेंड। ठीक है, अब मान लो ये आपका इनपुट वोल्टेज है। अब इसका अगर मैं आउटपुट वोल्टेज बनाऊं, है ना, तो हमारे पास में जो डिवाइस काम में आएगा उसकी हम क्या लिखते हैं, मान लो स्लू रेट लिखते हैं, और उसकी जो स्लू रेट है वो मैं मान लेता हूँ आपके पास में 2 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड है, यानी 1 माइक्रो सेकेंड में वो कितने वोल्ट चल सकता है, 2 वोल्ट चल सकता है। ठीक है, तो एक चीज देखते हैं कि आउटपुट जो है वो किस हिसाब से चेंज हो रहा होगा, अपन देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे इसका आउटपुट करूँ, ड्रॉ करूँ, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक अपन यूं ही चलते हैं एक बार, क्योंकि आउटपुट में इनपुट में कोई चेंज नहीं है तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद में यहाँ से चेंज होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हमको जाना कहाँ है, 10 वोल्ट में जाना है, तो 10 वोल्ट चेंज होने में कितना टाइम लगेगा आपके पास में, 1 माइक्रो सेकेंड में कितना चेंज होता है, 2 वोल्ट होता है। अगर मेरे को क्या करना है, 10 वोल्ट जाना है, तो मेरे को कितने माइक्रो सेकेंड चाहिए, 5 माइक्रो सेकेंड चाहिए। और ये गेप कितना है, 10 का, इसका मतलब इसके मिड के अंदर यहाँ कुछ आपके पास में ये बढ़ेगा, ये कितना हो गया आपके पास में बढ़ करके 10 वोल्ट आ गया, यानी यहाँ आपके पास में 10 वोल्ट है। उसके बाद में यहाँ से यहाँ कोई चेंज नहीं होगा, ये आपके पास में आ गया। उसके बाद में यहाँ से यहाँ चेंज आया है, ये कितना आया, 10 में से वापस 0 आ गया, तो वापस जो चेंज होगा वो कहाँ तक आएगा, वो यहाँ बीच में तक आएगा, तो ये सिग्नल आपका बनेगा ये। ठीक है, इसके बाद में यहाँ तक कोई चेंज नहीं होगा, इसके बाद में फिर हाफ तक जाएगा, फिर इसके बाद में यहाँ तक हाफ तक जाएगा। तो आपके पास में इस तरह की वेव जो होगी वो आउटपुट में दिखाई देगी। अब मेरे को किस हिसाब से पता चला, स्लू रेट से हम क्या कर सकते हैं, आउटपुट को डिफाइन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम किया जा सकता है कि आपके पास में ये दे रखा हो, ठीक है, टाइम पीरियड दे रखा हो या फ्रीक्वेंसी दे रखी हो, आपके पास में स्लू रेट हो, तो हमको इनपुट से आउटपुट क्या होना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए, सबसे बेसिक क्वेश्चन होगा। उसके बाद में हम क्या करना है, हमको क्या पता लगना है कि देखो अगर मैं स्लू रेट को सेम रखता हूँ, ठीक है, आउटपुट में अगर मैं चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो किस बेसिस पे चेंज हो सकता है। एक तो देखो ये एम्पलीट्यूड, क्योंकि आपका सिग्नल क्या हो रहा है, देखो 0 से लेकर के 10 तक चेंज हो रहा है। अगर ये 0 से 20 तक चेंज होता तो आपकी वेव जो होती वो डिफरेंट बनती। ठीक है, वो हो सकता है यहाँ खत्म होती, हो सकता है यहाँ खत्म होती, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्लू रेट क्या है। तो इसका मतलब एक चीज तो ये हो गई, इस पर भी आपका क्या होगा, आउटपुट डिपेंड करेगा। दूसरी चीज आपका ये हो गया टाइम पीरियड, क्योंकि जितना लंबा टाइम पीरियड होगा, है ना, किसी वेव का, अगर मान लो ये जितना लंबा टाइम पीरियड होगा, डिस्टॉर्शन जो होगा उतना ही कम होगा। क्योंकि मान लो अगर इतना लंबा टाइम पीरियड है और आपकी वेव मान लो आपको यही मिल गई, तो मैं इसका मतलब ये कि आपके आउटपुट में ज्यादा चेंज नहीं आया इनपुट से, जितना आप चाह रहे थे उतना, मतलब जितना हम जैसे इसके अंदर तो हाफ में आ गया, अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो ये हाफ तक चेंज हो गया। वहां अगर देखोगे इतना अगर टाइम पीरियड होता तो ये इतना जाकर के यूं होता। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पर चेंज जो होता वो कम होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास में दो चीजें आ गई, तो एम्पलीट्यूड पर डिपेंडेंसी और एक आपके पास में किस पर, टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंडेंसी। तो हम देखते हैं कि एम्पलीट्यूड का क्या फर्क पड़ता है और टाइम पीरियड का क्या फर्क पड़ता है, इसी एग्जांपल में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, देखो स्लू रेट को सेम रखते हैं और उसके बाद में एक बार एम्पलीट्यूड को बढ़ा के देखते हैं या एम्पलीट्यूड को कम करके देखते हैं, तो आउटपुट सिग्नल में
क्या चेंज आएगा। एक तो आपके पास में ये हो गई, तो एक काम करते हैं, अपन सबको एक ही फ्रेम में ड्रॉ करके देखते हैं, तो हमको पूरा चीज क्लियर हो जाएगी क्या क्या चीज है ना। तो थोड़ा सा बड़ा कर्व बनेगा, तो फर्स्ट थोड़ा सा यहाँ पर अलग से बनाते हैं। देखो तो फर्स्ट आपके पास में है, यहीं से इनपुट बना के चलते हैं, तीनों चारों के लिए यही बना देंगे। तो एक ही वेव ले लेते हैं, मान लो आपके पास में ये आपका है इनपुट सिग्नल, और ये आपके पास है, ये टाइम पीरियड ले लिया आपने, ये भी इनपुट ले लिया, ठीक है। और यहाँ मैं वी आउटपुट लिखूंगा डिफरेंट केसेस के लिए, तो ये मैं केस नंबर फर्स्ट डालूंगा, यहाँ सेकेंड और यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट में देखो क्या आएगा, ये टाइम पीरियड है अपना, इसको अपन यहाँ से मिला लेते हैं। इनपुट में मान लेता हूँ, मैंने अभी जो माना था ये 10 वोल्ट ले रखा था अपन ने, और ये जो टाइम पीरियड है वो अपन ने कितना ले रखा था, 10 माइक्रो सेकेंड है, और ये भी आपको क्या है 10 माइक्रो सेकेंड। और आपकी स्लू रेट जो है वो कितनी है, स्लू रेट आपके पास में 2 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड आपने ले रखी है, ठीक है। अब देखो हमको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं, उसके बाद में यहाँ से यहाँ चेंज करना है 0 से 10 वोल्ट, तो 1 सेकंड में आपके पास में 2 वोल्ट जाएगा, तो 5 सेकंड में आपके पास में कितना जाएगा यहाँ, तो 5 के अंदर यहाँ से कुछ आएगा, ठीक है। और ये आपके पास में अगर मैं इसको 10 वोल्ट बना के चलूँ तो इसके बाद यहाँ तक कोई चेंज नहीं, उसके बाद हाफ तक चेंज, फिर यहाँ तक कोई चेंज नहीं, फिर हाफ तक चेंज, और उसके बाद में यहाँ। तो ये पहला आपके पास में केस है। तो फर्स्ट केस में आपके पास में सिंपल, ये आपके पास में जो इनपुट में दे रखा है 10 वोल्ट दे रखा है, और टाइम पीरियड आपके पास में कितना है 10 माइक्रो सेकेंड, यानी पूरा अगर मैं देखूँ तो ये कितना है 20 माइक्रो सेकेंड। ये आपके पास में फर्स्ट केस है, उसका आउटपुट कर्व अपन ने बना दिया है, इसको थोड़ा सा बना दिया, ठीक है, ये बना। अब केस नंबर सेकेंड, मैं क्या चेंज करता हूँ, एम्पलीट्यूड चेंज कर लेता हूँ। यहाँ मैं क्या करूँगा, एम्पलीट्यूड चेंज करता हूँ, और एम्पलीट्यूड चेंज करके देखते हैं कि आउटपुट में क्या क्या चेंजेस है। तो देखो एम्पलीट्यूड अगर मेरा 10 वोल्ट है, अगर मैं यहाँ पर 6 वोल्ट ही ले लूँ, है ना, एक बार तो 6 वोल्ट ले लेते हैं, और एक बार अपन क्या करेंगे ज़्यादा वोल्ट लेंगे। तो अगर मेरा 6 वोल्ट ही है आउटपुट या इनपुट का वोल्टेज वाला, तो ये टाइम और ये आपका भी आउटपुट कितना है, यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं। उसके बाद में अगर मेरा 6 वोल्ट है तो 3 सेकंड में कर लेगा, 3 सेकंड में कर लेगा, तो पहले ही यहाँ पर आपके पास में 6 वोल्ट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ तक कोई चेंज नहीं, उसके बाद पहले ही 5 वोल्ट से पहले यहाँ मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ तक कोई चेंज नहीं, उसके बाद यहाँ, और उसके बाद, ठीक है, इस तरह का कर्व बनेगा, और ये आपके पास में कितना बनेगा 6 वोल्ट का बनेगा, ठीक है। अगर एम्पलीट्यूड में बढ़ा देता हूँ, मान लो मैंने क्या कर दिया, एम्पलीट्यूड बढ़ा करके कर दिया 20 वोल्ट कर दिया, 20 वोल्ट के लिए क्या बनेगा, ये आपका टाइम पीरियड और आउटपुट वोल्टेज देखते हैं। तो पहले इसको मैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो 20 वोल्ट जाना है, स्लू रेट मेरी कितनी है 2 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड है, तो 20 तक जाने में आपको कितना लगेगा 10 माइक्रो सेकेंड लगेंगे, और 10 माइक्रो सेकेंड का मतलब ये पूरी वेव ही आपको टाइम पीरियड में लग जाएगी। तो स्टार्टिंग में यहाँ तक कोई चेंज नहीं, उसके बाद कितना टाइम लग रहा है 10 माइक्रो सेकेंड में पूरा वेव बन रही है, तो 10 के अंदर बन रहा है ये, ठीक है। उसके बाद में वापस 10 में बनेगा, तो वापस यूं बनेगा, फिर यूं बनेगा, और फिर यूं बनेगा, तो ये कितना है 20 वोल्ट है। तो यहाँ जो वेव मुझे मिली है, उस वेव को अगर देखोगे ढंग से, तो वो कौन सी वेव बनी है आपके पास में, ट्रायंगुलर वेव बनी है ना। तो स्क्वायर वेव से ट्रायंगुलर वेव बनाई, ये बने किस बेसिस पर, स्लू रेट की बेसिस पर। तो हमको ये पता होना चाहिए कि देखो 20 वोल्ट जाना है तो 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड के आपके पास में इतना ही कर पाएगी। इसके बाद में आपको वापस क्या आना है, 10 से वापस यहाँ आना है, तो ये वापस यहाँ आ जाएगा 20 मिनट, ठीक है। तो आपके पास में क्या बनेगा, ये आपके पास में ट्रायंगुलर वेव बनेगी। एक आपके पास केस ये हो सकता था कि अगर मान लो ये 20 से भी ज़्यादा हो, तो उस केस में क्या बनेगा, 20 से भी ज़्यादा होगा तो 10 सेकंड में ये जो वेव बनेगी, अगर मान लो यहाँ पर मैं वोल्टेज ले लूँ, फोर्थ केस में मैं ले लेता हूँ मान लो 30 वोल्ट ले लेता हूँ, ठीक है।
तो एक चीज देखो, यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं है ना। उसके बाद अगर ये 30 वोल्ट का है लेकिन 10 वोल्ट 10, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टाइम पीरियड कितना है 10 सेकंड है ना, 10 माइक्रो सेकंड, और 10 माइक्रो सेकंड में कितना चल सकता हूँ मैं 20 वोल्ट, तो 20 वोल्ट तक चल जाऊंगा। उसके बाद में मेरे को आउटपुट क्या करना पड़ेगा, वापस जीरो लाना पड़ेगा। तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो सेम यही आएगा दोनों के लिए, तो बनेगी क्या ट्रायंगुलर वेव, है ना। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि स्लू रेट से किस हिसाब से आउटपुट में चेंज आता है। तो पहला तो आपके पास में ये हो गया। अब दूसरी चीज में क्या कर सकता हूँ, इस टाइम पीरियड को चेंज कर सकता हूँ। तो अब हम समझ गए, देखो टाइम पीरियड का फैक्टर क्या है। टाइम पीरियड जितना ज्यादा रखोगे, है ना, जैसे मान लो इसका टाइम पीरियड मैंने डबल कर दिया यहाँ तक, तो आपकी वेव में डिस्टॉर्शन जो होगा वो कम आपको दिखाई देगा ना। और जितना आप कम टाइम पीरियड रखोगे उतना ही डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा। अगर मान लो इसका टाइम पीरियड देखो यहाँ पर ये हुआ है कि टाइम पीरियड कम रह गया, आपका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, है ना। उस केस में आपके पास में पूरी वेव जो होगी वो स्क्वायर की बजाय क्या होगी, ट्रायंगुलर वेव होगी। तो कुल मिलाकर के ये दो फैक्टर होते हैं, एक तो आपके पास में एम्पलीट्यूड है और दूसरा आपके पास में टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का जैसे मैंने एम्पलीट्यूड की कर्व बनाया है, सेम ऐसे क्या कर सकते हो आप टाइम पीरियड की कर्व भी बना सकते हो, तो कोई डिफिकल्ट वाली चीज नहीं है। तो अगर आप ये चीज समझ सकते हो कि किस तरह से कर्व बन रहा है, स्लू रेट क्या होती है, स्लू रेट से आउटपुट में क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तो यही चीज हमको समझनी थी। अब देखो ये तो हो गई अपने पास में स्क्वायर वेव की बात, है ना। और अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखना चाहूँ तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हम क्या जानते हैं कि कैपेसिटर के कारण स्लू रेट आई है, तो कैपेसिटर में जो करंट होता है वो कितना होता है, आईसी। आईसी करंट, कैपेसिटर के अंदर जो करंट होता है उसको अपन सी डीवी बाई डी टी लिखते हैं। तो ये डीवी बाई डी टी क्या है, टाइम के साथ में वोल्टेज में चेंज, तो यही तो हमको चाहिए, यही तो स्लू रेट होती है। तो डी वी बाई डी टी उसको मैं लिख सकता हूँ आई सी डिवाइडेड बाई सी। तो अगर आपको जो कैपेसिटर दे रखा है इंटरनली कनेक्टेड, उसका करंट दे रखा है, अगर मान लो इसको दे रखा है आपके पास में 100 और माइक्रो सेकेंड है, और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो मान लो आपके पास में 10 पिको फेरेड है ना। तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, और एक सेकेंड का तो 10 इंटू मेगा वोल्ट पर सेकेंड लिख सकते हो इसको, या 10 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि उस आपके पास में एम्पलीफायर जो है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसकी स्लू रेट कितनी है आपके पास में 10 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, यानी हर माइक्रो सेकेंड में वोल्टेज कितना बढ़ेगा, 10 वोल्ट जो होगा वो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। तो ये एक तो आपके पास में फॉर्मूला बना। उसके बाद में ये तो हमने किसकी बात करी, स्क्वायर वेव की बात करी। अगर मैं यहाँ पर साइनसोइडल वेव ले लूँ, है ना, साइन वेव ले लेता हूँ, तो उस केस में आपका जो आउटपुट है ना, उस केस में आपकी स्लू रेट क्या होनी चाहिए, देखिए अगर मान लो आपकी एक साइन वेव है ना, तो मैंने यहाँ पर अगर मान लो साइन वेव ले रखी है इनपुट में, ये आपका टाइम पीरियड, ये आपका वी इनपुट है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वी इनपुट बराबर वी एम साइन और ओमेगा, है ना, ओमेगा इसकी फ्रीक्वेंसी है, वी एम क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है। तो ये आपके पास में अगर वी इनपुट है ना, तो इसमें से चेंज हो गया, मान लो आपके पास में, तो अगर इसमें चेंज करूँ मैं, ये आपका वी आउटपुट है ना, वी ले लो ये, तो डी वी आउटपुट बाई डी टी, आउटपुट में चेंज जो होगा वो कितना आएगा। तो यहाँ पर देखो अगर मैं इसको ये लिखता हूँ तो ये आएगा वी एम, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा बाहर, और यहाँ से आ जाएगा कोस ओमेगा और है ना। अब हमारे पास में देखो स्लू रेट जो है वो मैक्सिमम कब होगी, कोस ओमेगा टी की वैल्यू -1 से लेकर के +1 होती है। स्लू रेट ये आपके पास में होगी, तो स्लू रेट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे मैक्सिमम चेंज कितना हो सकता है। तो अगर मैं डी वी बाई डी टी मैक्सिमम निकालूँ, यानी आउटपुट में चेंज जो होगा वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, वी एम और ये ओमेगा, कोस ओमेगा टी मैक्सिमम की केस में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो आपके पास में ये आया, ये इसको आप लिख सकते हो 2 पाई एफ लिख सकते हो, ठीक है, या ओमेगा लिख सकते हो। तो आपकी जो स्लू रेट है ये है आउटपुट में चेंज, है ना। ये आपके पास अगर आपका स्लू रेट इस रेट से ज्यादा है ना, ये चीज समझना है कि ये आउटपुट में चेंज होने की दर है। अगर इससे ज्यादा आपकी स्लू रेट है तो उस केस में क्या बनेगा, अगर स्लू रेट इससे ज्यादा हो गई
तो उस केस में आपका आउटपुट क्या होगा, सेम यू ही आ जाएगा, है ना। जैसा आपके पास में आना था वैसा का वैसे आपके पास में आ जाएगा। अगर आपकी स्लू रेट क्या है, इस रेट से ज्यादा है, अगर इससे कम हो गई तो आपके पास में क्या आएगा, यहाँ से आपके पास में अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ, है ना, तो अगर मान लो इससे कम आ गई तो कुछ ना कुछ इस तरह की वेव बन सकती है, ट्रायंगुलर की, चेंज आएगा लेकिन कंप्लीट आपके पास एम्पलीट्यूड नहीं आ पाएगा। तो उस केस में आपके पास में स्लू रेट कम होने के बाद में आउटपुट क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस रेट से हमेशा आपकी स्लू रेट क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसको अपन लिखते हैं स्लू रेट हमेशा ज़्यादा होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं Vm इंटू 2πf, ठीक है। तो कई बार हमारे पास सवाल में क्या पूछा जाता है, ये फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है ना। तो उस केस में आपको क्या लेना, स्लू रेट बराबर, तो स्लू रेट बराबर Vm और 2πf। आपको ये पूछता है कि वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां पर आपका क्या होगा कि सिग्नल जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो आपके लिए फ्रीक्वेंसी निकालना आसान है, एफ बराबर क्या लिख सकते हो, स्लू रेट अपॉन में Vm इंटू 2π, है ना। ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी है, ये आपके पास में कई बार जो है वो फ्रीक्वेंसी, ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी दी भी होगी, आपको स्लू रेट जो होगी वो फाइंड आउट करनी होगी। तो आपको पूछेगा कि मिनिमम स्लू रेट निकालो, तो मिनिमम स्लू रेट का मतलब क्या होगा कि स्लू रेट इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो मिनिमम का मतलब ये है कि बराबर वाला केस आपके पास में होल्ड करेगा। तो क्वेश्चन भी इसमें सिंपल करेंगे कि यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करके आपके पास में आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास में क्या है, स्लू रेट है। सिंपल से डेफिनेशन है, सिंपल सा फॉर्मेट, एक बार इसको आप समझ गए तो किसी तरह के आपके पास में क्वेश्चन अगर इसमें फ्रेम होते हैं तो आप उसको करने के एबल होंगे। तो अब हमको क्या करते हैं, इसके एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो वहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा, इसको समझ जाएंगे किस तरह के न्यूमेरिकल इसमें पूछे जा सकते हैं। हालांकि बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात इसमें कभी आती नहीं, और इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। सिंपल से चेंज ये आता है कि कई बार कर्व, जैसे मान लो मैंने ड्रॉ करे, इस तरह कर्व ड्रॉ करा सकता है, या आपके पास में भी जो फॉर्मूला मैंने लिखा है इस फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ पूछा जा सकता है। तो अगर मान लो सिंपल सा क्वेश्चन फर्स्ट नंबर यही है कि अगर मान लो आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, आपको ये पूछा हुआ है कि मिनिमम आप क्या निकालो, स्लू रेट निकालो, और फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है मान लो 10 मेगाहर्ट्ज दे रखी है, ठीक है, 10 किलोहर्ट्ज दे रखी है। तो उस केस में अगर आपको क्या निकालनी है, स्लू रेट निकालनी है, आपको सवाल में दे रखा है कि मिनिमम स्लू रेट निकालो। तो मिनिमम स्लू रेट क्या होगी, मिनिमम स्लू रेट अपन लिखेंगे क्या, Vm और यहाँ पर 2πf आपको दे रखा है, और सिग्नल का वोल्टेज Vm आपको ये भी दे रखा होगा, मान लो 10 वोल्ट दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करोगे 10 और 2π, और यहाँ पर f की जगह रखोगे 10 का, ठीक है। तो यहाँ 10 की पावर थी, इसको सॉल्व कर लोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्लू रेट आ जाएगी आपके पास में, ये सब नीचे चले जाएंगे तो ये किसमें आएगी, माइक्रो सेकेंड में आपके पास में आ जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन होंगे। उसके बाद में अगर मान लो सेकंड क्वेश्चन इस तरह का फ्रेम हो सकता है कि आपको इनपुट में कुछ दे रखा है ना, या आपको ऐसा बोल रखा है कि आपको आउटपुट में पीक वोल्टेज चाहिए 4 वोल्ट की, है ना, और आपका जो टाइम पीरियड है वो मान लो आपके पास में या आपको दे रखा आउटपुट में दे रखी है, और आपको स्लू रेट दे रखी है, स्लू रेट आपको दे रखी है 1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड, है ना। तो आपका आउटपुट पीक वोल्टेज कितनी चाहिए, 4 वोल्ट की चाहिए। तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ट्रायंगुलर वेव के लिए वो कितनी होनी चाहिए, तो कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात ये है कि जैसे मान लो अगर मेरे को ट्रायंगुलर वेव के लिए ये पीक वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट लाने के अंदर टाइम पीरियड कितना लगेगा, 1 सेकंड में कितना, और 1 माइक्रो सेकंड में 1 वोल्ट आ रहा है, तो यहाँ पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना आएगा, 4 माइक्रो सेकंड, है ना। वापस आने में कितना लगेगा, 4 माइक्रो सेकंड, ठीक है। तो टाइम पीरियड कितना हो गया आपका 8 माइक्रो सेकंड, तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1/8 माइक्रो सेकंड, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपके पास में आ जाएगी। इसी तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो फ्रेम किए जाएंगे, एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरा क्वेश्चन ये रहा, तीसरा आपके पास में किसी भी तरह का आपके पास में इनपुट दे रखा होगा, आपके पास में स्लू रेट दे रखी होगी, आपको आउटपुट ड्रॉ करना होगा,
ठीक है, तो सिंपल सा आपके पास में स्लू रेट है। अब इसके बाद में अपन सेकंड जो प्रॉपर्टी है इसकी वो डिस्कस करते हैं। देखो वो आपके पास में है CMRR, है ना, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पास में, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो CMRR से पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, प्रॉपर्टीज बहुत आसान सी। सेकंड प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करते हैं, इसको अपन बोलते हैं CMRR और इसको अपन लिखते हैं कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। ठीक है, अब देखो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, तो हम क्या करते हैं किसी भी एम्पलीफायर को, जैसे मान लो अगर मैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर ले रहा हूँ, है ना, ये मेरा ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, ये मेरा कौन सा टर्मिनल है, ये आपके पास में इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ मैंने मान लो एक इनपुट लगा रखा है, ये मैं ले लेता हूँ V2 ले लेता हूँ, ये यहाँ पर मैं ले लेता हूँ V, ये मेरा क्या है आउटपुट। सिंपल सा आपके पास में ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। हम क्या करते हैं, देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर सिंपली डिफरेंशियल एम्पलीफायर का बना हुआ है, तो हम इसको इसका जो आउटपुट लिखते हैं, है ना, वैसे हम डायरेक्ट लिखते हैं कि गेन इनटू यहाँ पर V1 माइनस V2 डिफरेंशियल एम्पलीफायर के लिए होता है, लेकिन हम इसको दो टुकड़ों के अंदर बांट के लिखते हैं, है ना, दो तरीके से काम में लेते हैं। तो क्या कहते हैं, देखो पहला तो आपके पास में है डिफरेंशियल, डिफरेंशियल मोड। ठीक है, डिफरेंशियल मोड क्या होगा कि आपका जो आउटपुट आएगा वो सिंपली गेन इनटू V1 माइनस V2 डिफरेंस करके देगा, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ, तो अगर मान लो इनका डिफरेंस V1 माइनस V2, तो अगर मैं इसको लिख लेता हूँ VID, डिफरेंस जो है वो डिफरेंस कितना आएगा, इसको मैं लिख लेता हूँ V1 माइनस V2, है ना। तो उस केस में आपका आउटपुट आएगा, इसको अपन लिख लेते हैं V01, आउटपुट कितना आएगा गेन, है ना, इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे डिफरेंशियल गेन, और आपके पास में VID, या इसको मैं लिख सकता हूँ AD V1 माइनस V2। ये आपके पास में आउटपुट फर्स्ट होता है, वो अपन हर बार करके चलते हैं, लेकिन रियलिटी में अपन क्या करते हैं, एक आउटपुट आपका ये होता है, उसके बाद में एक आपका आउटपुट और आता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन मोड गेन, या अपन इसको लिखते हैं कॉमन मोड ऑपरेशन। कॉमन मोड में क्या होगा, ये और ये इन दोनों को अपन एक कॉमन टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे। कॉमन टर्मिनल क्या होगा, वो कॉमन टर्मिनल अपन इसको लिखते हैं VC, तो इसको अपन लिखेंगे V1 प्लस V2/2, यानी इनका एवरेज जो होगा वही दोनों पे अप्लाई करेंगे। अब हम तो सिंपली जानते हैं कि अगर दोनों पर कॉमन ये है ना, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, V आउटपुट आपके पास में आना चाहिए A कॉमन मोड गेन, है ना, जिसके अंदर कॉमन मोड में लगे, इनटू VC, है ना। तो अगर मैं इस फॉर्म में काम में लेता डिफरेंस के अंदर, तो ये और ये जब दोनों कॉमन टर्मिनल से जुड़े होंगे, एक ही टर्मिनल होगा यहाँ पे, तो दोनों बराबर होंगे, तो उस केस में V1 और V2 तो 0 आ जाएगा, है ना। उस केस में यहाँ का जो आउटपुट है वो 0 आना चाहिए, है ना, कॉमन मोड के अंदर। जैसे आप कॉमन मोड में काम में लोगे, उस केस में आपके पास में आउटपुट 0 ही आएगा। वो 0 कब आएगा, आइडियल केस में आएगा। अगर आप प्रैक्टिकल ले रहे हो तो वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, उसको हम क्या करते हैं कॉमन मोड में काम में लेते हैं। उस कॉमन मोड के लिए हम क्या करते हैं, ये वोल्टेज डिफाइन करते हैं VC क्या होगा, V1 और V2 का एवरेज होगा, है ना, तो V1 प्लस V2/2, और यहाँ पर इसका कॉमन मोड गेन और इनटू VC यहाँ पर अपने डिफाइन कर दिया, तो आपका जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। तो हम क्या, तो ये आपका जो फाइनल आउटपुट है V आउटपुट, वो एक्चुअल में आता क्या है, वो आपके पास में ये आता है AD और VID प्लस AC और BC, है ना। तो आपका जो टोटल आउटपुट आता है वो आपका क्या आएगा, ये है डिफरेंशियल गेन इनटू डिफरेंशियल वोल्टेज प्लस ये कॉमन मोड गेन और ये आपका कॉमन मोड वोल्टेज। ठीक है, कॉमन मोड वोल्टेज को अपन ने डिफाइन कर दिया, डिफरेंशियल वोल्टेज को अपन ने डिफाइन कर दिया। तो रियलिटी में आपके पास में आउटपुट जो होता है वो ये आता है, लेकिन हम क्या मानते हैं, देखो यहाँ पर जब अपन इस केस को लेते हैं तो आइडियली हम क्या मानते हैं कि यहाँ वोल्टेज बराबर करोगे तो V1 माइनस V2 0 हो जाएगा। उस केस में इसका मान बहुत कम आता है, जो टोटल वोल्टेज अपन केवल सिर्फ यही लिखते थे, है ना, शुरू से अपन जो करके आ रहे थे वो आइडियल केस में इसको नहीं मान करके सिर्फ इतना ही लेके आ रहे थे। अब हमको क्या करना है, अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूँ तो वहाँ पर ये आएगा
तो इसके लिए देखो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में कॉमन मोड गेन जो है तो यहाँ पर आपके पास डिफरेंशियल गेन है, ठीक है। तो अगर कॉमन मोड यानी दोनों टर्मिनल पर जीरो है, यानी दोनों टर्मिनल पर सेम अगर वोल्टेज है, तो आपका आउटपुट जीरो आना चाहिए। तो इसको जीरो आने का मतलब उसके लिए आपको क्या मिल जाना चाहिए, आउटपुट रिजेक्ट हो जाना चाहिए। तो आपका आउटपुट रिजेक्ट कब होगा, जब ये आउटपुट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किस केस में, जब दोनों को कॉमन दोगे। तो इसलिए इसका नाम जो है वो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो रखा गया है कि ये वाला जो वोल्टेज है, ये वाला जो गेन है, वो इसके रिस्पेक्ट में कितना कम होगा, है ना। तो हम CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो को डिफाइन करते हैं डिफरेंशियल गेन यानी AD अपॉन में VAC कॉमन मोड गेन। तो एक चीज देखो, कॉमन मोड गेन जितना कम होगा, है ना, जितना कम होगा CMRR की वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। यानी ये जो वैल्यू है वो जितनी कम होगी उतना ही हम क्या होंगे, आइडियल कंडीशन की तरफ जाएंगे, उतना ही आपका आउटपुट जो होगा वो आइडियली सही आएगा। जबकि यहाँ पर ये एक तरीके से आपके पास में क्या है, एरर तरीके से है ना। तो इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो प्रैक्टिकली जब आइडियल केस में क्या होता है, आइडियल केस में यहाँ पर कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो यानी AC की वैल्यू क्या होगी, जीरो आएगी। तो आपके पास में CMRR कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो इनफाइनाइट होता है, जो अपन ने शुरू में डिफाइन करा था एकदम, है ना। बिल्कुल पहले लेक्चर के अंदर अपन ने डिफाइन करा था कि CMRR की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है ना। तो ये आपके पास में फॉर्मूला है सिंपल सा, AD अपॉन AC। तो अब बात आती है कि AD और AC निकाले कैसे, है ना। ये सीखे हम, देखो कि हमको करना क्या है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपके पास में आता है, हमको सिंपली ये समझना है कि जो टोटल आउटपुट आएगा वो इन दोनों का सम आता है, जहां पर V1 ये निकलेगा, V2 ये निकलेगा। उसके बाद में ये अपन निकाल सकते हैं। तो AD और AC अपन को निकालना है कैसे, आउटपुट अपॉन में क्या करेंगे, यहाँ पर V1 माइनस V2 ले आएंगे, तो यहाँ से एक बार करके इसको करेंगे, ठीक है। दोनों जब आ जाएंगे आपके पास में, तो CMRR की वैल्यू पर फाइंड आउट कर देंगे। तो अपन एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, उस न्यूमेरिकल से आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी किस तरह से इसमें आपके पास में यहाँ से थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, वो क्यों करनी है और किस तरह से आपको करनी है, वो आपके क्लियर हो जाएगा। तो अपन इस बेस न्यूमेरिकल लेते हैं, और बाकी इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है कि डिफरेंशियल गेन अपॉन में कॉमन मोड गेन जो होता है वो आपके पास में क्या होता है, CMRR की वैल्यू होती है। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास में ये है कि अगर मान लो आपके पास में ये एम्पलीफायर है ना, ये आपका इन्वर्टिंग और ये आपका नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और आपको क्या करना है, अगर मान लो मैं यहाँ पर इस तरह से ले लेता हूँ, जो अपना जाना पहचाना सर्किट है वो ले लेते हैं। मान लो ये RF है, ये R1 है ना, और ये आपके पास में क्या है, V1 है। V1 नहीं लेते क्योंकि इस पर जुड़ा हुआ है, इसको V2 ले लेते हैं, और यहाँ पर इसको V1 ले लेते हैं, ये आपका V1, ठीक है। इस केस में आपको पूछा गया है कि इसका CMRR की वैल्यू कितनी होगी, कॉमन मोड की वैल्यू पूछ सकता है ना। इसके बाद में आपके पास में तो है, तो क्या क्या पूछ सकता है, पूछने में इसका आउटपुट पूछ सकता है, तो आउटपुट निकालना हमको आता है। दूसरी वैल्यू है इसके अंदर डिफरेंशियल गेन की वैल्यू पूछ सकता है ना, कॉमन मोड की गेन वैल्यू पूछ सकता है, और CMRR की वैल्यू भी पूछ सकता है ना। तो ये चार क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं इस एक कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो हम क्या करते हैं, चारों चीज़ें निकालते हैं। सबसे पहले भी आउटपुट निकालना हमको आता है ना। तो दो तरीकों से आप निकाल सकते हो। पहला तरीका ये है कि यहाँ से यहाँ आप क्या करो, इसको कनेक्टेड यहाँ से यहाँ पर वर्चुअली ग्राउंड कॉन्सेप्ट है, यहाँ से यहाँ जुड़ जाएगा, उसके बाद में करंट लगा कर भी कर सकते हो, या आप सुपरपोजिशन थ्योरम लगा सकते हो कि V1 को अपन रख करके V2 से आउटपुट निकाल ले, फिर इसको आप क्या करो, ग्राउंड करो, यहाँ से आउटपुट निकाल ले। तो दोनों केस में अपन आउटपुट निकाल सकते हैं। तो ये आउटपुट क्या आएगा, देखो मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कि इसको यहाँ रखेंगे, या इसको अपन यहाँ रख लेते हैं। तो V1 के लिए कितना बनेगा, V1 जब इनपुट में रखोगे तो ये ग्राउंड में चला जाएगा, है ना। तो ये बनेगा 1 प्लस RF अपॉन में R1, क्योंकि इसका गेन ये होता है नॉन इन्वर्टिंग का। उसके बाद में माइनस RF अपॉन में R1 इंटू V2, ठीक है। ये आपके पास आउटपुट आएगा। ये आप कर भी चुके हो, दो तरीके से आप कर भी सकते हो। अब हम क्या निकालते हैं, डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन निकालते हैं। तो देखो हम क्या जानते हैं, डिफरेंशियल गेन कितना बनेगा,
यानी यहाँ इन दोनों का क्या आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए। तो इन दोनों के डिफरेंस के लिए अपन वी आई डी डिफाइन करते हैं। तो मैं क्या करूँ, देखो इन दोनों का डिफरेंस कब आएगा, जब मैं यहाँ पर प्लस में वी आई डी बाई टू ले लूँ और यहाँ पर माइनस वी आई डी बाई टू ले लूँ, ठीक है। तो दोनों का डिफरेंस क्या बनेगा, वी आई डी बनेगा। तो वी आई डी अपने पास में सीधा फॉर्मूला से लेके चल रहे हैं। तो या फिर अपन डायरेक्ट करते हैं, कोई इसमें वी आई डी वाली चीज़ में देखो ए डी की वैल्यू डायरेक्ट निकाल, है ना। तो यहाँ वी वन है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वी वन हो जाएगा। इसको अपन लिख लेते हैं वी वन। यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा V2 माइनस V1 फॉर्म में R1 बराबर, और V1 माइनस V आउटपुट, V1 माइनस V आउटपुट अपॉन में R1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है अपने पास में। हमको चाहिए V2 माइनस V1, है ना। V2 माइनस V1 चाहिए। अगर इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो आपके पास में V2 माइनस V1 लेकिन निकाल सकते हैं, क्योंकि आर एफ भी आ जाएगा उसके साथ में ना, आर एफ R1। चलो करते हैं एक बार, डिफरेंशियल गेन निकालते हैं यहाँ से। ये बनेगा V2 अपॉन में R1 माइनस V1 अपॉन में R1 माइनस V1 अपॉन में RF बराबर माइनस V आउटपुट, ठीक है। हमको V1 माइनस V2 चाहिए तो हम इसको V आउटपुट ले लेते हैं। यहाँ से माइनस हटाएंगे तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। V1 कॉमन ले लोगे तो ये बनेगा 1 प्लस RF 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन में RF, और ये बनेगा माइनस V2 अपॉन में R1, ठीक है। हमको चाहिए V1 माइनस V2 की फॉर्म में। ये इसको यही लिख लेते हैं, V आउटपुट बराबर V आउटपुट बराबर V आउटपुट अपॉन में भी डालना पड़ेगा। यहाँ से V1 माइनस V2 की फॉर्म में नहीं आएगा, V1 माइनस V2 की फॉर्म में नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, है ना। यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, देखो हमको पता है अगर इसका डिफरेंस चाहिए तो मैं क्या करूँ, इसको अगर V1 को मैं ले लेता हूँ VID डिफरेंस अपॉन बाई 2, और V2 को मैं ले लेते हैं VID बाई 2 कोई माइनस में। तो इन दोनों का V1 माइनस V2 करोगे, V1 माइनस V2 करोगे, ये और ये VID तो हो जाएगा, है ना। इसका मतलब अपन V1 को इस टर्मिनल को यहाँ रख लेते हैं तो ये VID बाई 2 हो गया, और ये क्या बन गया माइनस VID बाई। यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी, है ना। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तो इस पर यहाँ आ जाएगा ये, तो ये बनेगा देखो माइनस VID बाई 2 और माइनस में VID बाई 2 डिवाइडेड बाई कितना R1 बराबर VID बाई 2 और माइनस V आउटपुट अपॉन में कितना हो जाएगा RF हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बन जाएगा माइनस का VID बाई R1 बराबर, यहाँ से लिखोगे तो माइनस VID और में 2 RF माइनस V आउटपुट अपॉन में RF, ठीक है। तो यहाँ से V आउटपुट अपॉन VID निकालना है तो कितना बनेगा, देखो इसको इधर ले आते हैं या इसको ले जाते हैं, तो V आउटपुट अपॉन RF, V आउटपुट अपॉन में RF बराबर, इसको इधर ले आएंगे तो VID कॉमन ले लेते हैं, VID कॉमन ले लिया मैंने, तो बना 1 अपॉन में 2 RF, 1 अपॉन में 2 RF प्लस 1 अपॉन में R1, ये बन गया R1। इसको इधर ले आते हैं तो RF से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इससे तो RF कट जाएगा और यहाँ पर RF से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और V आउटपुट अपॉन में VID, ये आपके पास में क्या होता है, डिफरेंशियल गेन होता है। और डिफरेंशियल गेन की मैंने 1/2 प्लस RF अपॉन में R1 आपको मिल गई। आपका जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है यानी AD की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी, है ना। कुल मिला के मैंने VID ये इसलिए करा था कैलकुलेशन जो वो आसान हो जाए, क्योंकि वहाँ से V1 और V2 को कॉमन ले पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था ना।
कैलकुलेशन आसान करने के लिए अपन ने क्या निकाल दिया, डिफरेंशियल गेन की वैल्यू हाफ प्लस आर एफ प्लस आर वन निकाल दी। अब हमको क्या चाहिए, कॉमन मोड चाहिए, और कॉमन मोड के लिए हमको क्या पता है, ये अपन कर लेते हैं V1 और V2 की फॉर्मेट में। तो यहाँ V1 था ना और यहाँ पर V2 था। तो अब हम जानते हैं कि AC अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, कॉमन मोड निकालते हैं वोल्टेज। इसके लिए कॉमन वोल्टेज अपन लिख लेते हैं VC, और VC कितना आएगा, V1 प्लस V2/2 है। तो यहाँ पर भी कितना आएगा, VC, और यहाँ पर भी VC आएगा। अब VC यहाँ लगेगा तो यहाँ पर VC आएगा, कौन से वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। अब यहाँ पर लगाओ तो VC माइनस VC अपॉन में कितना, R1 बराबर, और ये बनेगा VC माइनस V आउटपुट अपॉन में कितना, R1। ठीक है, VC माइनस VC कितना हो गया, 0 हो गया। ये तो पूरी टर्म 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो VC बराबर किसके हो जाएगा, V आउटपुट के हो जाएगा। इसका मतलब V आउटपुट बराबर कितना हो गया, VC हो गया, वो भी माइनस में, है ना। तो माइनस VC लिखना चाहिए इसको, माइनस VC, और V आउटपुट अपॉन में VC कितना होता है, ये होता है आपके पास में AC की वैल्यू होती है, और ये कितनी आ गई, -1 आ गई। ये आपके पास में कॉमन मोड गेन आ गया। अब आपके पास में क्या निकालना है, CMRR। तो CMRR की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आपके पास में आ जाएगी। क्या होता है CMRR की वैल्यू, AD अपॉन में AC होता है ना। तो AD अपॉन AC कितना आएगा, AD की वैल्यू हाफ प्लस RF अपॉन में कितना, R1, और नीचे आएगा -1। तो -1 क्या हो जाएगा, पूरे से मल्टीप्लाई, है ना। ये हो गया CMRR। अब CMRR क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, कितना रिजेक्ट कर सकता है, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आपके पास में ये आ जाएगा। तो CMRR की वैल्यू कितनी आएगी, इस क्वेश्चन के लिए ये आएगी। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्टली ये अपने पास में कौन सा एग्जाम्पल है, या आपके पास में डिफरेंशियल वाला है ना। यहाँ पर आपके किस में टर्मिनल पे V1 भी लगा रखा है, V2 लगा रखा है। तो ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। तो ये आउटपुट तो हम निकाल सकते थे क्योंकि बहुत इजी था उस केस में। अब देखो यहाँ में से कोई भी चीज पूछ सकता है, CMRR की वैल्यू पूछ सकता है, कई बार डिफरेंशियल गेन ही पूछ लेगा सिर्फ, कई बार आपके पास में AC की वैल्यू पूछ लेगा। तो हमको सब निकालना आना चाहिए, है ना। अब किस तरह से निकालते हैं वो हम सीखे। अब एक न्यूमेरिकल स्कोर कर लोगे, इसके बाद में आपके पास में इससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। तो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करते हैं, है ना। तो ये तो अच्छा न्यूमेरिकल था, एक अच्छा क्वेश्चन था CMRR के लिए। अब इसके बाद में एक लास्ट न्यूमेरिकल अपन इसके ऊपर डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टीज होगी अपन आगे करना। तो सेकंड न्यूमेरिकल जो है वो क्या है, देखो अगर मान लो आपके पास में ये टर्मिनल है और ये आपके पास रेजिस्टेंस, ये वो एग्जांपल है जो जनरली पूछे जाते हैं ना, इसीलिए अपन इसी को डिस्कस करेंगे। ये आपका V आउटपुट है, और ये मान लो आपका 2 किलो ओम का है, ये आपका 4 किलो ओम है, 2 किलो ओम है और ये 4 किलो ओम है। ये वोल्टेज मान लो 6 वोल्ट है, और ये आपके पास में 4 वोल्ट। ठीक है, सबसे पहले हर चीज निकालेंगे, ये आउटपुट निकालेंगे, AD निकालेंगे, AC निकालेंगे, और CMRR की वैल्यू निकालेंगे। तो हम क्या जानते हैं, देखो ये आउटपुट निकालना तो हमारे लिए आसान है। कैसे निकालना है, यहाँ वोल्टेज 6 है, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ वोल्टेज देखो 6 वोल्टेज डिवाइडेड से क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4, 2 4 6, 6 से 6 घटा तो यहाँ 2 वोल्ट आएगा। और उसके बाद में ये कैलकुलेशन देखो, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 2 माइनस V आउटपुट डिवाइडेड बाई 4, ये 2 कट गया। इसके बाद में ये हो गया 2 4 बराबर 2 माइनस V आउटपुट हो जाएगा 2 बराबर V आउटपुट बराबर -2। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल तो अपन कर सकते हैं, ये मैंने किया हुआ भी। तो V आउटपुट जो है वो कितना आ गया, फर्स्ट का आंसर आ गया -2। अब देखो आपके पास में क्या करना है, AD निकालना है। AD क्या है आपके पास में, डिफरेंशियल गेन। डिफरेंशियल गेन कैसे निकालोगे, डिफरेंशियल गेन के लिए हमको क्या चाहिए, डिफरेंशियल गेन के लिए हम क्या करेंगे, पहले वाला न्यूमेरिकल बनाया अगर तो यहाँ 2 वोल्ट बन रहा है, इसको आगे पहले के जैसे सॉल्व कर सकते हैं। या अपन डिफरेंशियल गेन के लिए क्या करें, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आ रहा है। अगर मुझे डिफरेंशियल गेन चाहिए तो डिफरेंशियल गेन क्या आएगा, यहाँ वोल्टेज पे यहाँ वोल्टेज है ना। तो करना क्या है, सेम प्रोसीजर है पिछले बार वाली कि यहाँ 6 वोल्ट है, और हमको क्या चाहिए देखो
AC के लिए अपन को चाहिए इनका एवरेज निकालना होता है, और जबकि डिफरेंशियल के लिए अपन क्या करते हैं, VID/2 करते हैं, और इसको तो बना देते हैं प्लस VID/2, इसको बना लेंगे -3, है ना। तो VID कितना है 6 - 4, तो ये बनेगा 6 - 4 2, और ये हो जाएगा 2/1 का भाग गया तो 1 वोल्ट। इसका मतलब यहाँ अपन क्या करना है 1 वोल्ट अप्लाई करना है, यहाँ क्या करना है -1 वोल्ट, और आउटपुट निकाल लेना है। ठीक है, आउटपुट निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ 1 वोल्ट लगा तो यहाँ 1 वोल्ट लगेगा तो कितना आएगा 1 2/6, 2/6 करोगे तो ये आएगा 1/। ठीक है, तो यहाँ वोल्टेज कितना आ गया 1/3। यहाँ देखो -1/3 डिवाइडेड बाई कितना 2 बराबर -1/3 माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई कितना 4। ये यहाँ से गया 2 बार, ये कितना हो जाएगा -4/3 बराबर -1/3 माइनस वी आउटपुट, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/2, है ना। तो इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो वी आउटपुट बराबर -1/3 और प्लस 8/3 भी हो जाएगा 7/3। तो आपके पास में वी आउटपुट बराबर कितना आ जाएगा 7/3। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए एडी चाहिए, तो डिफरेंशियल गेन कितना है 7/3 है, हाँ। तो ये आउटपुट तो आ गया 7/3, और नीचे क्या लिखते हैं VID, और VID की वैल्यू कितनी है, VID आपके पास में कितना था, VID इन दोनों का डिफरेंस था ना 2 वोल्ट, VID आपके पास में कितना है 2 वोल्ट, हो जाएगा 7/6। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या होगा डिफरेंशियल गेन हो गया। एक बार कैलकुलेशन वापस देख लेनी चाहिए ना। देखो AD की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, और AD के लिए हमको क्या चाहिए डिफरेंस चाहिए, तो VID इन दोनों का डिफरेंस का हाफ हाफ कर दिया मैंने, +1 यहाँ कर दिया और -1 यहाँ कर दिया। +1 यहाँ करोगे तो 2/6, तो 1/3 यहाँ अप्लाई हो जाएगा, -1 -1/3/2 -1/3 माइनस वी आउटपुट बाई 4, 2 से 1/4 बार तो 2 -4/3 -4/3 तो -4/3 प्लस -1/3 माइनस वी आउटपुट, है ना। तो इधर आ गया 8 में से गया 7, 7/3, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर AD बराबर 7/3, और उनका क्या चाहिए वी आउटपुट आ गया, उसमें आ गया, अपॉन में क्या चाहिए VID चाहिए, तो VID कितना था 2 था, तो 2 हमने कर दिया तो कितना आ गया 7/6 आ गया। अब देखो कॉमन मोड निकालेगा, अगर मैं क्या निकालता हूँ यहाँ से AC की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यहाँ 4 वोल्ट था, यहाँ 6 वोल्ट। ठीक है, AC के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ और यहाँ इनका एवरेज 6/4/2 यानी 5 वोल्ट, यहाँ पर भी 5 वोल्ट अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर भी 5 वोल्ट अप्लाई करोगे तो 5 × 2/6, है ना। तो ये बन जाएगा आपके पास 1/3, तो 5/3 आ गया। ठीक है, इसके बाद 5/3 यहाँ लग जाएगा, तो यहाँ से बनेगा 5 - 5/3 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 5/3 माइनस वी आउटपुट डिवाइडेड बाई 4। ये 2 बार गया तो यहाँ से सीधा 2 लिख लेता हूँ मैं, 5 में से 5/3 गया तो 15 माइनस 10/3 हो गया, बराबर 10 × 2 20/3 5/3 माइनस वी आउटपुट। ठीक है, और इसको इधर ले आते हैं, गलती कर रहे हैं हम कैलकुलेशन, 5 - 5/3 बराबर 5/3 माइनस वी आउटपुट बाई 2, सही है। 5 से 15 माइनस 5 10/3 20/3 बराबर 5/3 माइनस वी आउटपुट, इसको इधर ले आते हैं तो वी आउटपुट बराबर 5/3 माइनस 20/3 हो जाएगा -15/3, तो -5 वी आउटपुट बराबर, है ना। तो वी आउटपुट बराबर अगर -5 हो गया, वी आउटपुट अपॉन में VC, यही तो आपके पास में क्या होता है AC की वैल्यू होती है, तो वी आउटपुट आपके पास में कितना है -5, और आपके पास में AC की वैल्यू कितनी है, AC कॉमन अपने पास 5 ही है, तो ये तो 1 हो गया -1, तो CMRR की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में, ये तो हो गई 7/6 -1 तो बराबर होगा 7/6, क्योंकि अपन को मोड ही लेना है, तो CMRR की वैल्यू कितनी हो गई 7/6, है ना।
हो सकता है इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है ना। तो एक बार कैलकुलेशन वापस ले लेना, आप खुद से ट्राई करना एक बार। और जितने भी न्यूमेरिकल हमने पहले डिस्कस करे हैं, है ना, जैसे ही हमने न्यूमेरिकल करे हैं, ये एक न्यूमेरिकल ही था जिसका अपन आउटपुट निकाल रहे थे। जितने भी हमने न्यूमेरिकल करे हैं, आप सबके लिए क्या निकालो, आप सबके लिए एडी, एसी और सीएमआर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो इन तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है ना। सेपरेटली पूछ सकते हैं कि एडी की वैल्यू बता दो, है ना, तो एडी की वैल्यू बता सकते हो, एसी की वैल्यू, और एडी अपन एसी कर दोगे तो सीएमआर की वैल्यू आ ही जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास में सिंपल दो प्रॉपर्टीज थी। फर्स्ट हमने स्टूडेंट डिस्कस करी, सेकंड हमने सीएमआर की वैल्यू, सीएमआर की वैल्यू अपन ने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर अपन इनपुट और आउटपुट वोल्ट जो ऑफसेट होते हैं, जो वोल्टेज में होंगे और आपके पास में करंट में होंगे, उनको डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी अपन नहीं करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद जय भारत।